Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET JRF and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से संबंधित जो अप्रोचेस दिए गए हैं विभिन्न जो विचारक थे उनके द्वारा। तो सबसे पहला इसमें अप्रोच है वो है मार्क्सिस्ट डायलेक्टिकल अप्रोच। इस अप्रोच के अनुसार जो कार्ल मार्क्स थे उनका कहना था कि जो सोसाइटी होती है उसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो संसाधन होते हैं उत्पादन के लिए उस पे जिसका ओनरशिप होता है वही व्यक्ति क्या करता है समाज में ऊंचे पद पर रहता है। ठीक है। और यही कारण है ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल और जिनके हाथ में कंट्रोल नहीं है ये जो चीज़ें बटी हुई हैं इसी का कारण है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। एक तरीके से जो ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है ओनरशिप को लेकर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर इसी के कन्फ्लिक्ट के कारण जो होता है आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। और यही जो होता है जो हिस्टोरिकल मेटरलिज्म है मतलब कि ऐतिहासिक भौतिकवाद है यही हमारे समाज को परिवर्तन करने और जो सामाजिक संघर्ष है उसको संचालित करता है मतलब उसको एक तरीके से ड्राइव करता है। इसके बाद इसमें जो दो हम वर्गों की बात करने वाले थे उसमें जो पहला वर्ग है वो है बुर्जुआ वर्ग और जो दूसरा वर्ग है वो है प्लोरिटिएट वर्ग। ठीक है। प्लोरिटेरिएट वर्ग आपका ये सर्वहारा हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो सर्वहारा वर्ग है उनका वो जो श्रमिक वर्ग होता है इसमें वो लोग आ जाते हैं जो अपना मतलब कि श्रम बेचकर और पैसा कमाते हैं मतलब वो मजदूरी करते हैं और उसका उन्हें देय मिलता है। दूसरा जो बुर्जुआ होता है मतलब जो संसाधनों के मालिक होते हैं। संसाधन मतलब जो उत्पादन के लिए जो भी रिसोर्स यूज हो रहा है आपका पूंजीपति उन्हें कहेंगे बेसिकली। तो वो आपके आ जाता है इसमें। ठीक है। अब इनके बीच ही जो संघर्ष हो रहा है उसी का परिणाम कहा जाता है कि सामाजिक स्तरीकरण है। इसमें जो बुर्जुआ वर्ग होता है वो अपने हायरार्की में वो जो अपर लेवल होता है उस पे वो होता है और लोअर लेवल पे जो होता है आपका सर्वहारा वर्ग होता है। ठीक है। और इसमें जो स्टैटिफिकेशन का जो एक डायनेमिक्स कहा जाता है कि एक डायनेमिक्स होता है इसमें वो क्या होता है कि जब जो सर्वहारा वर्ग है उनका जब जो बुर्जुआ वर्ग है यानी पूंजीपति जो है जब उनका अ, शोषण करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि एक खाई बन जाती है। खाई इन द सेंस कि मतलब कि जो एक पहले से जो एक असमानता थी पूंजी को लेकर है ना धन को लेकर वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और जो पूंजीपति है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और जो श्रमिक वर्ग है वो और कमज़ोर हो जाता है। कारण यही है कि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे उनका कंट्रोल है तो वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें अपने पावर का यूज़ करके वो काम करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है ये डायलेक्टिकल प्रोसेस होता है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया होता है। जो डायलेक्टिकल प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि जो आपके संघर्ष हो रहा है सर्वहारा और पूंजीपति के बीच में बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में लेबर वर्क के बीच में तो ये क्या होता है इसी कारण से इनके बीच जब कन्फ्लिक्ट होता है कुछ टेंशन्स होती हैं जो क्या होता है कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ के आएंगे हड़ताल करेंगे मतलब एक विचारों का टकराना जब शुरू होता है तो ये क्या करता है ये जो हमारा सोशल चेंज है ये इसको लीड करता है उसमें उसको बढ़ावा देता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ जाता है डायलेक्टिकल प्रोसेस में। तो हमने ये समझा कि जो ये आपका डायलेक्टिकल अप्रोच है या मार्क्स का जो अप्रोच है उनका कहना है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है उसका जो कारण है वो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जिनके पास संसाधन है उत्पादन के पूंजी है जिनके पास वो जो होते हैं ओनरशिप में होते हैं और उनके पास ज़्यादा पावर होती है तो वो अपने आप को सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो हायर पोजीशन पे होते हैं। और जो लेबर जो वर्क करते हैं जो श्रमिक वर्ग है वो क्या होते हैं आपके लोअर पोजीशन पे होते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण का इन्होंने ये अपना एक बताया था। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसके बाद आता है फंक्शनलिस्ट अप्रोच। इसमें क्या कहा जाता है कि जो यहाँ फंक्शन का मतलब क्या कहा गया है कि फंक्शन का यहाँ पे मतलब है कि आपकी इकोनॉमी पॉलिसी रिलीजन और ये सारी चीज़ें
जो कि एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना भूमिका निभाती हैं, सकारात्मक परिणाम ले आती हैं। इसको ही फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन के बारे में ये कहा गया था। और किंग्सले डेविस और विल्बर्ट ई मूरे जो थे, उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी जो 20वीं सदी के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ बेसिक जो कह सकते हैं सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो सोशल जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है, वो समाज में जो भीतर जो मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं कि जिससे जो सोसाइटी है वो मेंटेन रहे, स्टेबल रहे और इफ़िशियंसी के साथ काम कर सके, मतलब कि दक्षता के साथ काम कर सके समाज। वो चीज़ें आपकी आती हैं फंक्शनल थ्योरी में, मतलब बताई गई है कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करे जिससे स्मूथ तरीके से सारी चीज़ें हों। तो ये जो आपका फंक्शनल अप्रोच है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में कहता है कि ये इनवेटिबल फिनोमिना है, मतलब कि ये आपका होना ही है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपका हर जगह पे व्याप्त होता ही है, इसको आप ऐसा नहीं कह सकते ये नहीं होगा, और ये होना ज़रूरी भी है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा कहा जाता है कि जो ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन है ये भी इनवाइटेबल है, मतलब ये भी अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है, जो एक व्यक्ति है, वो अपने सभी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता है। इसका कारण क्या है कि उसके अंदर सभी गुण नहीं होंगे, उसको सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, हर स्किल जरूरी नहीं है कि उसके पास हो। अगर कोई व्यक्ति जो कि स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, एग्जाम्पल हल ले रहे हैं हम, कोई स्पोर्ट में अच्छा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कुकिंग भी अच्छा करता होगा, है ना? ऐसा होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, जो सचिन तेंदुलकर या धोनी है, धोनी जो है वो अगर क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, अब हम उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो सिंगिंग भी अच्छा करेंगे, वो अरिजीत सिंह बन जाएंगे, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। सबके अपने अपनी क्वालिटीज और स्किल्स होते हैं, अपना काम करने का तरीका होता है जो कि वो उनको सूट करता है, और वो हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो जिसके जो एक्सपर्टीज है वो काम कर सकता है। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जैसे हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन जो बॉडी होती है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से किया गया है कि हमारे जो सभी अंग हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। जिसका जो काम है, सबके काम बटे हुए हैं, है ना? हार्ट अपना ब्लड पंप करता है, और ब्रेन का काम होता है सबको इंस्ट्रक्शन देना। आइज़ का काम है आपका देखना, चीज़ों को इमेज अपना देखना कैसे क्या है सारी चीज़ें। इसका काम है सुनना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका काम अलग अलग है। टंग का काम है स्वाद लेना। तो ये क्या है, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि अब हमारा कान देख भी तो नहीं सकता है ना, वो जो चीज़ें सुन सकता है वो वही काम कर सकता है, वो दूसरे काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति के अंदर ये सारे पार्ट्स होने ज़रूरी हैं अगर उसे सही तरीके से फंक्शन करना है और अच्छे से अपने काम को करना है। ठीक इसी तरीके से आपका समाज भी होता है। तो समाज में जो लोग हैं, जिनकी जो हायरार्की बनाई गई है, जिस तरीके से मतलब स्ट्रेटिफिकेशन जो किया गया है, सामाजिक स्तरीकरण किया गया है, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग ही किया गया है। ठीक है, तो ये होना ज़रूरी है। इसके बाद कहा जाता है कि अ पर्सन इज़ नॉट इक्विप्ड फॉर मीटिंग ऑल, वही सेम चीज़ जो हमने अभी डिस्कस किया कि जिसकी जो एबिलिटी है वो अपना काम उसी तरीके से करेगा, और ये आपका डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। तो ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप सबको एक तरीके से ही ट्रीट करेंगे। सबके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद आपका आता है कि जो इसके कुछ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कुछ होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं इस अप्रोच के। इसमें कहा जाता है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनके अपने अपने रोल्स और पोजीशन होते हैं, है ना? ये क्या करता है, सामाजिक स्तरीकरण हेल्प करता है इसमें कि लोगों को उनके कौशल और नॉलेज के, मतलब उनके ज्ञान और उनकी क्वालिफिकेशन योग्यता के अनुसार लोगों को उनकी भूमिका जो है या जो उनका पद है वो दिया जा सके। तो ये फंक्शनल अप्रोच आपका बताता है। ठीक है, जैसे कि जो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर है, उनको उनकी पोजीशन उनके बेस पे दी गई है, उनके एजुकेशन और एक्सपर्टीज पे। अब किसी को, अब कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, तो उसे इंजीनियर ही कहेंगे, उसके पद का नाम वही होगा, उसे डॉक्टर तो नहीं बोलेंगे, है ना? तो सेम ऐसे ही सबका मतलब जिसका जो काम है वो अपना कर रहा है। इसके बाद आपका आता है सोशल कोहेशन। ये क्यों कहा गया है? देखिए,
समाज में जब सभी लोग मिलकर अपना अपना काम कर रहे होंगे तो वही बात आती है कि भाई एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे में लोगों को आपस में इंटरेक्ट करना पड़ता है, मिलना जुलना पड़ता है ना? एक दूसरे की नीड को समझ के फुलफिल करना होता है जो आपकी एक्सपर्टीज़ है। अगर आप आपके घर में जैसे कि आप खाना बनाने में अच्छे हैं, ठीक है? तो आप आपसे खाना बनाने के लिए कहा जाएगा, है ना? कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको घर की सफाई अच्छी आती है, तो उनको घर की सफाई का काम दे दिया जाएगा। तो ये क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही आदमी सारे काम करेगा तो क्या होगा? उसके ऊपर वर्कलोड आएगा या वो सारी चीज़ों को सही ढंग से नहीं कर पाएगा, जैसे-तैसे निपटाएगा। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ दिया गया है जिससे समाज जो है अपना अच्छे तरीके से काम कर सके और लोग मिल-जुल के आपस में काम कर सकें, इस चीज़ को बनाए रखें। तो सोशल कोहेशन को भी ये एक तरीके से प्रमोट करता है, ठीक है? इसके बाद आता है मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स। यहाँ पे कहा गया है कि जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो लोगों को इंसेंटिव भी प्रोवाइड करता है। अब ये कैसे करता है? जब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा होगा अपने फील्ड में, है ना? तो समाज में लोग देखते हैं, आप अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया होता है तो उसे सम्मानित किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है ना? उन्हें कोई ना कोई आप देखते हैं सम्मान करने के लिए, जैसे कि पद्मश्री पुरस्कार है, सबको तो नहीं मिलता है। जो उसके लिए जो योग्य है उसको दिया जाएगा। कुछ योग्यताएँ हैं जिनको आपको फ़ॉलो करना है, अगर आप उसमें आते हैं तो आपको वो चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ एक है कि लोगों को ये, इससे क्या होगा कि जब बाकी लोग देखते हैं कि हाँ, समाज में ये चीज़ है, इसकी वजह से लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, तो लोग भी उसमें कोशिश करते हैं कि वो भी उस तरीके से काम कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ठीक है? तो हमने जो बात की फंक्शनल अप्रोच की, इसमें जो हमने एक चीज़ की थी कि जो ये होता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो अनिवार्य है। मतलब कि ये आपका काम अच्छे तरीके से करे, इसलिए ज़रूरी है, जो समाज आपका अच्छे तरीके से काम करे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो, है ना? तो ये आपका हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि लोगों को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, ठीक है? किसी किसी को जो समाज में उसका जो समाज में जो भी पद या जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं? उनकी एबिलिटी या रोल को देख के ही, जो भी जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उनको वही पद दिया जाएगा, उसी तरीके से उन्हें देखा जाएगा, उनकी हायरार्की उसी तरीके से तय होगी। अब किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके अंदर सारे जो मैनेजर वाले गुण हैं, तो वो उसको देख के उसी पे दिया जाएगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जो कोई नया नया आया हुआ है, हो सकता है उसमें मैनेजमेंट अच्छा ना हो, वो नया, उसके पास एक्सपीरियंस ना हो, तो क्या उसे मैनेजर के पोस्ट पे रखा जाएगा? नहीं, जब तक उसके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपकी होती हैं। और दूसरी चीज़ है कि लोगों को उनके अलग-अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो निभाते हैं, समाज में जो अपना वो योगदान देते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफ़रेंशिएट किया जाता है। अगर कोई किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो उनको उसके लिए तारीफ़ की जाएगी, अवार्ड दिया जाएगा या जो भी चीज़ें होंगी। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ना नहीं चाहता है और काम नहीं करना चाहता है, तो उसको उसी तरीके से देखा जाएगा कि ये मतलब कि ये बेकार व्यक्ति है, समाज में इसका कोई योगदान नहीं है, अपने करियर को लेकर इसको चिंता नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है, मतलब समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं सिंपल सा, कि जो मतलब ये डिफरेंशिएट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। अगर आपको पता है आप क्यों अभी इस कोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आप सोशल वर्क के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ है कि मुझे क्वालिफाई करना है नेट जेआरएफ, फिर मुझे पीएचडी करना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। तो ये आपके दिमाग में है। वहीं कुछ लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ बीए करके छोड़ दिया होगा, सिर्फ मान लीजिए उन्होंने मास्टर भी कर लिया होगा, तो उसके बाद वो ये नहीं कर रहे होंगे, उन्होंने एक कंप्लीट कर लिया कहने के लिए कि हाँ हमने एजुकेशन ली है। लेकिन आपको पता है कि एक प्रोफेसर के पद पर आप जब जाते हो तो क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या आपको सम्मान मिलेगा, क्या आपके पास पावर होगा, सारी चीज़ें आपको पता है। तो आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, है ना? तो समाज जिस तरीके से आपको देखेगा आपको भी पता है। तो ये क्या है, सामाजिक स्तरीकरण इसी चीज़ को समझाता है, ठीक है? इसके बाद हमने वैल्यूज़ और रिवार्ड्स की बात जो की थी कि जो जिसके लिए मतलब जिस पोस्ट पे जिसने जैसे भी काम किया होगा या जिस पद पर होगा, उसकी वैल्यू उसी तरीके से की जाएगी और उसी तरीके से उसे सम्मानित या बाकी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो ये हमने समझ लिया ये आपका, ठीक है? चलते हैं अब हम वेब्रियन थ्योरी पे, ठीक है? तो जो वेब्रियन थ्योरी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, इसको मैक्स वेबर ने दिया था, जो कि जर्मन के समाजशास्त्री थे और 20वीं सदी के शुरुआत में इन्होंने ये अपना कहते हैं इसको
थ्री कंपोनेंट थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन्होंने दिया था। इनका मानना था कि जो वेब्रियन सिद्धांत था उसके अनुसार मूल सिद्धांत में 3 चीज़ों को ध्यान में रखा गया था कि ये जो सामाजिक स्तरीकरण होता है उसका बेस बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने 3 चीज़ों को हाईलाइट किया था। एक था क्लास, दूसरा था स्टेटस एंड तीसरा था पावर। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। क्लास क्या होता है? तो क्लास से इनका तात्पर्य था कि इकोनॉमिक डायमेंशन से, है ना। मतलब कि आप जो व्यक्ति होगा, जो इंडिविजुअल होगा, उसका इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक पोजीशन में क्या हो सकता है कि आपके पास क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी कितनी है ना, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, और फिर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड वेल्थ। मतलब वही कि आपके पास संसाधन के लिए, उत्पादन के लिए कितना धन है, आपके पास संपत्ति कितनी है ना, ये सारी चीज़ें, आपकी पूंजी कितनी है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको किस स्तर पे रखा जाएगा, आपका स्तरीकरण किस तरीके से होगा। आप हायर लेवल पे होंगे, मतलब आप एक हाई पोजीशन पे रखे जाएंगे, समाज में लोग आपको उच्च स्तर पे देखेंगे या निम्न स्तर पे देखेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने बताई थी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई बिजनेस ओनर है तो वो अपर क्लास से आपका जाना जाएगा, है ना। देखते हैं आप, हमारे अभी देख लीजिए भारत में, या फिर ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं आप कि जो बिजनेस ओनर होते हैं उनको लोग क्या अपर क्लास में ही देखते हैं ना, उनका लाइफस्टाइल, उनकी बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो हाई लेवल की होती हैं। जबकि जो सामान्य लोग हैं, जिनका कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, सिर्फ अपना रोज का जो मेहनत करके वो कमा खा रहे हैं, वो नॉर्मल सी चीज़ कर रहे हैं, तो उनको एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास में रखा जाता है, उनको उससे पहचाना जाता है। तो ये आपका आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ थी, ये थी स्टेटस। ठीक है, स्टेटस का मतलब है सोशल डायमेंशन। ये जो व्यक्ति होता है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा से रिलेटेड है, सम्मान जो उसका होगा, किस तरीके से लोग उसे सोसाइटी में देखते हैं, है ना, ये उस पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल प्रेस्टीज, ऑनर एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेंगे कैसे, सामाजिक स्तर पे कैसे देखते हैं इसको। जैसे कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर या लॉयर है ना, उसको लोग कैसे देखेंगे कि वो एक हाई स्टेटस वाला व्यक्ति है ना। और उसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि वो अपने जो क्षेत्र है उसमें उसके पास नॉलेज बहुत है ना, और समाज में उसका सम्मान हो रहा है क्योंकि वो अपने क्षेत्र का ज्ञाता है। जैसे एक प्रोफेसर हैं, उनका उनका सम्मान क्यों किया जाता है, क्योंकि उनको देखा जाता है वो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, उनके पास ज्ञान है, उन्होंने उस पर रिसर्च की है, सालों से बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो वो चीज़ें क्या है, लोग उस तरीके से देखते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति जो अपना छोटा सा शॉप चला रहा होगा, उनको देखेंगे लोग अलग तरीके से। तो ये चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे समझने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको पर्सनली आप अपना एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है पावर यानी पॉलिटिकल डायमेंशन। ये जो व्यक्ति होता है समाज में, उसका जो कहते हैं कि लोगों पे इन्फ्लुएंस कितना है ना, वो जो समाज में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी डिसीजन को हिंदी में बोलेंगे निर्णय लिए जा रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस कितना है उस पर। ठीक है, मतलब कि अगर देखें हम कि कोई नेता है, किसी उच्च पद पे आसीन है, मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पॉलिटिकल जो पावर होगी वो अधिक होगी एक सामान्य व्यक्ति से, है ना। क्योंकि उन जो भी मान लीजिए आपके प्रदेश से जुड़ा हुआ जो भी आपके स्टेट से जुड़ा हुआ वो डिसीजन लेंगे, उन पे उनका इन्फ्लुएंस तो होगा। उनका निर्णय ही आपके प्रदेश की जो भी पॉलिसी होगी या जो भी प्रोग्राम होगा उसको तय करने में इन्फ्लुएंस होगा, है ना। उनके पावर के हाथ में ही सारी चीज़ें होंगी। तो ये क्या है, उनके पास पॉलिटिकल पावर है। अब आप कोई आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और आप कहेंगे कि मैं ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कराना चाहता हूँ अपने स्टेट में, तो क्या वो होगा? नहीं, क्योंकि आपके पास वो पावर या वो चीज़ें नहीं है। हाँ, आप एक स्तर पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी है कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये तीन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि इन्होंने बोला था कि ये 3 चीज़ें होती हैं जो सामाजिक स्तरीकरण को एक तरीके से करने में हेल्प करती हैं, कि मतलब सामाजिक स्तरीकरण किस तरीके से होगा। इसका एग्जांपल भी देख लीजिए, पॉलिटिकल लीडर एंड इन्फ्लुएंशियल एक्टिविटीज़ पोसेस सिग्निफिकेंट पावर टू इम्पैक्ट पॉलिसीज एंड सोशल नॉर्म्स। सेम चीज़ यहाँ पे हमने जो अभी डिस्कस किया दिया हुआ है, सोसाइटल नॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद है कि इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि सोशल मोबिलिटी होती है इसमें,
है ना। सोशल मोबिलिटी का मतलब है कि वेबर का कहना था कि जो वेरियस ये डायमेंशंस होते हैं, इसमें जो व्यक्ति होता है वो मूव कर सकता है। कैसे मूव कर सकता है? जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर ले रहा है, वो मान लीजिए किसी ऐसे परिवार में जन्म उसने लिया है जो गरीब परिवार है, लेकिन वो मेहनत करता है, बचपन से ही कोशिश करता है, मेहनत करता है और वो पढ़ के एक दिन बहुत अच्छे पद पर चला जाता है। तो क्या उसने अपनी जो सिचुएशन थी उसको चेंज कर लिया, है ना? वो लोअर क्लास से अपर क्लास में चला गया। जो उसका स्टेटस उसकी फैमिली का था समाज में, निम्न निम्न स्तर पे लोग देखा करते थे, अब देखते हैं उसको कि वो एक अधिकारी के रूप में है, तो लोग कहेंगे कि हाँ, इनका परिवार है, ये अधिकारी का परिवार है। तो क्या चीज़ें चेंज हो गई ना। वो सामान्य व्यक्ति थे, गरीब थे, जब वो अधिकारी बन जाएंगे तो उनके पास पावर भी होगी, जाहिर सी बात है। तो व्यक्ति इन चीज़ों को चेंज कर सकता है, तो सोशल मोबिलिटी आपको मिलती है। ये कहा था इन्होंने कि ये चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये शक है कि यही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी आपका वेबरियन थ्योरी में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब कुछ टाइप होते हैं जिनके बेस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है, जिसमें है आपका कास्ट सिस्टम मतलब कि जाति व्यवस्था, क्लास सिस्टम मतलब वर्ग प्रणाली या व्यवस्था, स्टेट सिस्टम मतलब संपत्ति प्रणाली, स्लेव सिस्टम मतलब दास प्रथा, एज सिस्टम मतलब आयु से रिलेटेड है आपका, और रेस एथनिक सिस्टम मतलब नस्ल जातीय प्रणाली से, मतलब कि जो भेदभाव होता है उस पर या चीज़ें होती हैं वो होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो कास्ट सिस्टम क्या होता है? कास्ट सिस्टम जो होता है इसमें हायरार्किकल जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो फैमिली और बर्थ पे आपका डिपेंड करता है। मतलब आपने किस परिवार में जन्म लिया है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जाति क्या होगी, और जो जो जाति बांटी गई है ना समाज में हमारे यहाँ कि ये सबसे ऊंची जाति होगी, फिर उसके बाद ये उनके नीचे, ये फिर उनके नीचे, ऐसे। तो आप जिस जगह पे जन्म ले रहे हैं, जिस जाति वर्ग में जन्म ले रहे हैं, वो आपका हो जाएगा, आपका वही डिसाइडेड हो जाएगा कि आपकी जो आपका स्तर होगा समाज में, जो भी आपकी परिस्थिति बनाई जाएगी वो कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, और ये जो सदस्यता होती है ये आपकी हेरिडिटी पे होती है, मतलब आप जहाँ पे आमतौर पे आप जहाँ पे जन्म ले रहे हो आपका वंशानुगत ये चलता रहेगा। ठीक है, और अगर इसका एग्जाम्पल लें तो हमारे यहाँ इंडियन कास्ट सिस्टम है जो, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका आता है क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम जो होता है ये आपका इकोनॉमिक फैक्टर और ऑक्यूपेशन पे बेस्ड होता है, मतलब कि आप क्या व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी जॉब क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। और इकोनॉमिक फैक्टर मतलब आपकी इनकम क्या है, आपके पास कितनी संपत्ति है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मोबिलिटी के साथ मतलब चेंज कर सकते हैं। सिस्टम बेस्ड आपका होता है कि आप चाहें तो अच्छा मेहनत करके वेल्थ कमा के आप अचीव कर सकते हैं, अपनी क्लास को चेंज कर सकते हैं। आप लोअर क्लास से मिडिल क्लास, मिडिल से अपर पे चले जा सकते हैं। और सेम उल्टा भी हो सकता है कि आप अपर क्लास पे हैं और आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके कारण आपका जो चीज आपकी स्थिति खराब होती है, तो आप मिडिल क्लास से लोअर क्लास में भी जा सकते हैं। तो ये आपका चेंज हो सकता है, मूवमेंट होता है, इसमें मोबिलिटी होती है। इसके बाद आपका आता है स्टेट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सर्टिफिकेशन जो आपका होता है कि आपके पास कितनी संपत्ति और भूमि पर आपका स्वामित्व है, ये उस पर डिपेंड करता है ना, लैंड एंड एसेट्स पे। ठीक है, और ये आपको जो प्राचीन समय के जो समाज है, सामंती समाज, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा जो सामंत लोग होते थे उनके पास, क्योंकि उनका भूमि पर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपका होता था उस पर कंट्रोल होता था, तो वो क्या करते थे, लोगों को लोन दे के और बुरी तरीके से फिर उनका शोषण करते थे, ज़रूरतमंदों का शोषण करते थे, है ना। तो ये चीज़ क्या होती थी आपकी, ये देखने को मिलती थी वहाँ पे सोसाइटी में, ये होता था। तो वो लोग हायर क्लास कहलाते थे और बाकी लोग लोअर क्लास में आते थे। इसका एग्जाम्पल जो यूरोप में सामंती प्रणाली है वो आप देख सकते हैं, है ना, जहाँ पे मतलब आप किस कुल से हैं, आपके पास लैंड कितना है, ये सारी चीज़ें आपकी डिसाइड करेंगी। ठीक है, इसके बाद आता है स्लेवरी या स्लेव सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है इसमें जो व्यक्ति जिसके पास जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी वो उतना मतलब अच्छे पद पर होगा और उसके पास पावर होगी, और बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं उसके पास हर तरीके की पावर होगी। ठीक है, और जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं वो इनके अंडर में काम करेंगे, इनके स्लेव दास के रूप में काम करेंगे, और ये जैसे चाहे वैसे उनके साथ अपना व्यवहार करेंगे, गुलाम की तरह इनको जैसे रखना है, उनके अधिकारों
और बाकी चीज़ों का जो भी चीज़ें होंगी, वो जो लैंड ओनर होंगे या जो भी उस टाइम वहाँ पे होंगे, इनके जो मालिक के रूप में होंगे, वो जिस तरीके से चाहे उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, उनके राइट्स इनके हाथ में होते हैं, है ना? तो ये इस तरीके का होता है और ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में आप देख सकते हैं, उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा और प्राचीन रोमन में भी ये देखने को मिलता था। लोग स्लेव जो राजा होते थे या जो लैंड ओनर होते थे, वो दास के रूप में लोगों को रखते थे और काम कराते थे अपना और बाकी चीज़ें होती थी और इनके पास कोई अपने अधिकार नहीं होते थे, है ना? तो एज स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो व्यक्ति होगा वो जिस एज ग्रुप से बिलोंग करता होगा उसको उस स्टेज पे मतलब उस एज ग्रुप के स्टेज में उसको वो राइट्स और प्रिविलेजेस मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक बच्चा है और एक युवक है और एक ओल्ड एज व्यक्ति है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि उनके क्या पावर्स होंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे परिवार में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग होती है, परिवार के जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं वो लोग लेते हैं। तो ये चीज़ इस तरीके से काम करती है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको वो पावर आपके हाथ में रहेगी। जैसा कि हमें पता है कि एज बदलने के साथ सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो कल जैसे अभी कोई व्यक्ति है जो जिसके पास डिसीजन मेकिंग है, कल दूसरा व्यक्ति उस स्थान पर आ जाएगा। तो ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी और दूसरी चीज़ जो होती है कि ये हमारे एक्सेस को भी अफेक्ट करता है कि हम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या सोसाइटल रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको जिसके किसी एग्ज़ाम में उसे बैठना है, मतलब उसके लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे उसकी एज लिमिट ऑलरेडी दे दी गई है कि 30 वर्ष से जो अधिक के लोग होंगे वो इस फॉर्म को फिल अप नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा? यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है ना? और एम्प्लॉयमेंट का भी इसी तरीके से है कि लोग उसी तरीके से देखेंगे कि इतने दिनों बाद आपको ये आपका रिटायरमेंट का एज है। तो ये क्या है? यहाँ पे एज आपको स्ट्रेटिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं इस तरीके से। और जो इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि जैसे वर्क प्लेस पे वही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वोटिंग एज जैसे कि 18 साल से ऊपर के लोग ही वोट दे सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं आपकी इसी तरीके से हैं। फिर आपका आता है एथनिक एंड रेशियल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब जातीय या नस्लीय से जो स्तरीकरण है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न जो नस्ल और जातीय जो समूह होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है किसी ऐसे कारण से कि अगर कोई कोई जाति या नस्ल के लोग हैं जो अपने आप को हाइयर समझते हैं या सोफिस्टिकेटेड समझ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे दूसरी जाति या नस्ल के लोगों के साथ अ, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, है ना, उन्हें अनइक्वल ट्रीटमेंट देंगे। तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके अलावा ये जो हमारे हम देखेंगे कि ये हमारे हिस्ट्री, कल्चर एंड सिस्टमैटिक फैक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और इसका एग्जाम्पल जो है आप अमेरिका में देख सकते हैं। अमेरिका में ये चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेगी जहाँ पे किया जाता है ऐसा न, एक विभिन्न जो विशेष नस्ल है उसको लेकर उनके अंदर ये है कि आप लोग असभ्य होते हैं, आपके अंदर ये गुण मतलब ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, तो आपको हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें वो लोग बोलते रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया है, आप अपने एग्जाम्पल्स चेंज भी कर सकते हैं। तो आज का हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।